हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारा थर्ड पेपर है। और इसमें जो इकाई चल रही है वो थर्ड इकाई चल रही है, जो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, टीचिंग मेथड्स। और उसमें भी हम शिक्षण सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके दो प्रकार थे। एक तो सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दिनांक ये है 28/7/21, कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर, विषय अधिगम एवं शिक्षण। प्रकरण है अपने शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक यानी मन का विज्ञान, यानी बच्चे की मन की बात को समझकर हम शिक्षण कराएं। उसके वो किस तरह से पढ़ना चाहता है, किस तरह से समझना चाहता है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, उसकी तर्क शक्ति कैसी है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, वो किस तरह से किसी भी विषय वस्तु को समझता है, उसके हिसाब से हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया उसके सामने प्रस्तुत करें। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान ने प्रभावी शिक्षण हेतु अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे पहला अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। सबसे पहले है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, यानी मोटिवेशनल एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल्स। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा और रुचि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं। फलस्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशील होती है। यानी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है अपने अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। यानी अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आप शिक्षक खुद अभिप्रेरित होगा, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर किसी भी विषय वस्तु के अंदर रुचि जागृत करके उस शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि पढ़ने के लिए, शिक्षण के लिए सबसे पहले मोटिवेशनल और रुचि का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही चीज अगर नहीं है तो आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं बनेगा। दूसरा है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत, हमने देखा है कि कई बार बच्चे ज्यादातर खेलकूद में ज्यादा रुचि रखते हैं, मनोरंजन में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो हमें उस प्रक्रिया को, उस गतिविधि को बल्कि उनको डिलीट नहीं करना है या उनको मना नहीं करना है, बल्कि उसी के अंदर शिक्षा को जोड़ते हुए मनोरंजन के हिसाब से शिक्षण प्रदान करनी है, शिक्षा देनी है। क्योंकि हम अगर खेल में या मनोरंजन के हिसाब से शिक्षा
दी जाए तो बच्चों को भी उसके अंदर रुचि जागृत होती है, बच्चों को भी उसके अंदर आनंद आता है और वो ज्ञान एक लंबे समय तक याद रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य इस ढंग से करना चाहिए कि छात्र ज्ञान अर्जित करते समय स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव करे, यानी खुश रहकर वो ज्ञान की प्राप्ति करे, खुश रहकर विषय वस्तु को जानने की कोशिश करे। इसके लिए शिक्षण कार्य खेल विधि, विचार विमर्श विधि, भ्रमण विधि तथा प्रयोजन विधि आदि द्वारा करना चाहिए। मतलब है कि इसमें भी कई विधियां होती है, जैसे खेल विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि होती है, परियोजना विधि होती है, किंडरगार्टन विधि होती है और बहुत सारी होती है। आपने देखा होगा कि खेल विधि के कई विद्यालय खुले हुए हैं, प्ले ग्राउंड वाले, जैसे किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है। ये इसमें बच्चों को खेल में सिखाया जाता है। तीसरा है तत्परता का सिद्धांत, जो कि तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक के 3 नियम थे, सीखने के 3 नियम बताए थे। एक था अभ्यास का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। यानी बालक जिस वस्तु के प्रति जितना उतारू होगा, जितना उसके प्रति उत्साह होगा, जितना उसके प्रति जिज्ञासा इच्छा होगी, उतना ही वो उस कार्य को जल्दी सीखने की कोशिश करता है। अगर उस कार्य के प्रति उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, उसकी दृढ़ शक्ति नहीं है, तो वो कार्य कितना भी क्यों नहीं आसान हो, उसको सीखने में उसको तकलीफ आएगी। इसलिए शिक्षण में हमेशा उन चीजों को ही आगे लाना चाहिए जिससे बच्चा प्रेरित हो, जिससे वो उतारू हो, जिससे तत्परता दिखाए, तभी वो बच्चा उसका शिक्षण प्रभावी बन सकता है। चौथा है प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत। फीडबैक, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन को अंग्रेजी में कहते हैं फीडबैक। अब फीडबैक कैसे? हम किसी भी बालक को कार्य देते हैं, उस कार्य की जांच करना, फिर उस कार्य में सुधारात्मक करना, उसका मतलब कि नया काम देना, उसको सुधार करके देना, उसको अच्छे से वापस से पेश करना, नई विधियों को जोड़ते हुए, नई चीजों को लागू करते हुए उन चीजों को बताना। इससे क्या होता है कि वो अपनी गलतियों को मिटाता जाता है, अपनी गलतियों को भूलता जाता है और नई चीजों को मतलब नई चीजों में सुधार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इन चीजों को भी आगे होना चाहिए। फिर 5वां सृजनात्मक का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत एक तो होता है प्रतिभाशाली और एक होता है सृजनात्मकता। ये दोनों ही बालक अलग अलग होते हैं। प्रतिभाशाली बालक केवल पुस्तक में ही होशियार होता है, पुस्तकीय ज्ञान में ही होशियार होता है, और सृजनात्मक बालक ऑलराउंडर होता है, हर क्षेत्र में वो होशियार होता है। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है कि सृजन करना, नई चीजों की रचना करना, निर्माण करना। तो शिक्षण इस प्रकार से हो कि बालक हर चीज में निर्माण करने के लिए उतारू, हर मतलब कोई भी कार्य करना है तो उसमें नई रचना का एक उसके अंदर गुण हो कि मुझे ये नई रचना करनी है, मुझे ये निर्माण करना है, मुझे ये बनाना है, चार्ट बनाना, मानचित्र बनाना है, मॉडल बनाना है। तो इस तरह का उसके अंदर एक गुण पैदा होना चाहिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को छात्रों में नई सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए। ऐसे छात्र जो कक्षा में नए नए विचार, नई नई खोज तथा मौलिकता युक्त क्रिया प्रस्तुत करते हैं, उन्हें शिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्व अधिगम का सिद्धांत। स्व अधिगम का सिद्धांत। स्व अधिगम का सिद्धांत यानी जब छात्र स्वयं करके सीखते हैं तो उनको सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। हर बार ये आपको हमेशा ये बता देता हूँ कि एक तो ये सीधी जिंदगी और एक टेढ़ी मेढ़ी।
लेकिन सबसे ज्यादा सीखने को किसी में नहीं मिलता। इंसान हर परिस्थिति से गुजरता है तो उसको सही और गलत फर्क करने का सीखने को मिलता है, नई जानकारी मिलती है। लेकिन अगर सीखने जाएगा तो उसको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर बालक सब अध्ययन करेगा, सब सीखने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सारी चीजें को सीखने को मिलेगी। फिर अब समूह गत्यात्मक सिद्धांत, समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत। अंत में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग का सिद्धांत, एक से अधिक ज्ञानेंद्र के उपयोग का सिद्धांत, नेक्स्ट है सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति व सहयोग का सिद्धांत सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत मैं बता देता हूँ। समूह गत्यात्मक का सिद्धांत क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक का मानना है कि छात्र समूह में रहकर अधिक अच्छा सीखता है। एक तो अकेला सीखता है, अकेले सीखने में क्या होता है कि जैसे मान लो वो गलती करता है तो वो उस गलती को समझ नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है। एक से दो अन्य समूह के साथ में रहता है तो वो दूसरे बालक उसकी गलतियों को पकड़ लेते हैं और हाथों हाथ उसका सुधारात्मक हो जाता है। एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के उपयोग का सिद्धांत विभिन्न शोधों द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षण में एक शिक्षक जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, ज्ञान के स्थायी होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है उतने ही ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। लास्ट में सहानुभूति व सहयोग का सिद्धांत, यानी एक अच्छे शिक्षक के साथ छात्रों का आत्मिक संबंध होना चाहिए, घर जैसा संबंध होना चाहिए, पिता पुत्र के जैसा संबंध होना चाहिए। शिक्षक और छात्र परस्पर एक दूसरे को समझते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए उसकी समस्या को सरल बनाकर सहयोग करता है। तो इस तरह से ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो 9 पॉइंट है मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।